मेरे पाठक मित्रों नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लोक कथाओं का एक छोटा सा संसार लेकर। आदमी क्यों लिखता है, सोचता हूँ कभी कभी। अपने सुख के लिए, स्वयं को प्रकट करने के लिए, अंदर बैठे हुए विचारों को मुखर करने के लिए। तुलसीदास जी ने तो यही कहा था ना, स्वांत सुखाय है उनका साहित्य। उन्होंने मन की भक्ति को श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचरितमानस आई, अनेक ग्रंथ आए जो आज तक प्रेरणा के स्रोत बने हैं सभी के लिए। लिखा स्वयं के सुख के लिए और वो हो गया जनहित के लिए, दूसरे के सुख के लिए। हो सकता है मेरे मन में भी यही भाव रहता हो। वैसा तो नहीं हूँ, उतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेश मात्र भी उनकी धूल के समान भी नहीं हूँ। परंतु जो कुछ भी लिखता हूँ, चाहता हूँ मेरे मित्रों के पास, मेरे पाठकों के पास, मेरे श्रोताओं के पास पहुँचे और वो कुछ सोचने को मजबूर हो जाएं। इसी क्रम में कहानी, लघु कथा, कविता ईश्वर प्रदत्त अनुकंपा से, माँ शारदा की कृपा से बाहर आती जाती हैं, पुस्तकों में भी ढल रही हैं। और जब हृदय बेहद बेचैन होता है तभी किसी रचना का जन्म होता है। बेचैनी जीव की प्रकृति ना होती तो शायद कोई भी सृजन धरती पर आकार न लेता। सृजन एक सभ्य समाज का, सृजन एक समता मूलक ऐसी व्यवस्था का जहाँ कोई किसी पर किसी भी प्रकार का अन्याय न करे, दूसरे किसी भी व्यक्ति के जायज अधिकारों का हनन न करे, न्याय के विरुद्ध कोई काम न हो, शिक्षा और संस्कार से कोई वंचित न रहे, सभी को अपने बौद्धिक स्तर, साधना और समर्पित श्रम के अनुरूप वह सब कुछ करने का अवसर और अधिकार मिले जो वह करना चाहता या चाहती है। लोकतंत्र में भले ही विश्व की सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था हो, परंतु इसमें बहुत बार बहुमत के आधार पर, संख्या बल के आधार पर अन्याय भी हो जाता है। लोकतंत्र में ही क्यों, राजशाही में तो ये ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मैं तो एक अदना सा लेखक हूँ, लघु कथाकार कह लीजिए, कहानीकार कह लीजिए, कभी कभी कविता भी निकलती है। तो आपको सामने अपने इस संग्रह सफ़र एक यात्रा से, जो कुल 10 में से एक संग्रह है, 2 लघु कथाएँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जो अंश मैंने आपको सुनाया था अभी कि बेचैनी जीव की प्रकृति ना होती तो शायद कोई भी सृजन ना होता, उसी बेचैनी का परिणाम है कि ये लघु कथाएँ आकार लेती हैं। लघु कथा का शीर्षक है अफीम। बिटिया, रिज़ाइन कर दो, मुझे तुम्हारी इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है पापा? यही तो वो वक्त है जब ये तय होगा कि हम इंसान हैं या इंसान के रूप में जानवर हैं। बिटिया, तुम्हारी जान या इज्जत ही न रही तो कौन और कैसे तय करेगा कि तुम इंसान थी या जानवर, और फिर इज्जत से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो आपकी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके? जहाँ तक जान की बात है तो वो तो पापा किसी भी प्रोफेशन में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। फिर भी बेटा, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ कि जिन लोगों की जान बचाने के लिए तुम लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया हो। कोरोना की इस महामारी में
वे ही इतने अंधे हो गए कि अस्पताल जैसी जगह पर बहन बेटियों के सामने ही अपने सभी कपड़े उतार दें, और वो भी बिना किसी वजह के। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने जब इस प्रोफेशन को अपनाया था ना, तभी तय कर लिया था कि यहाँ सभी तरह के मरीज मिलेंगे। उनमें से केवल लाचार और मजबूर ही नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी अजीब सी अफीम के नशे के रोगी हैं और निरे जानवरों जैसे। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनका इलाज हर तरह से किया जा रहा है, शासन के स्तर पर भी और कहीं कहीं हमारे स्टाफ के स्तर पर भी। आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ही तो कहा करते हैं ना कि इंसान इंसान है या जानवर है, इसका पता तभी लग पाता है जब विपत्ति अपने पांव पसारती है। बेटा, इन लोगों ने तो इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, इन्हें इंसान कैसे कह सकते हैं? पापा, कहा ना, यह अफीम के रोगी हैं। कौन सी अफीम? आप शायद नहीं समझेंगे। इन्हें बचपन की पहली पाठशाला से ही यही सिखाया जाता है और एक खास तरह की धार्मिक अफीम खिलाई जाती है। इस अफीम का इलाज थोड़ा मुश्किल भले ही है, लेकिन अगर इंसानियत को जीवित रखना है तो इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पापा, आप निश्चिंत रहिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पापा ड्यूटी पर जाती आत्मविश्वास से लबरेज बेटी को स्नेहपूर्वक देखते रहे। धन्यवाद मित्रों, ये पहली लघु कथा थी उस मानसिकता के विरुद्ध जो मानवता का हनन करते हैं। अब एक और लघु कथा जो हमारे लोकतंत्र की एक विकृति को इंगित करती है। लघु कथा का नाम है परिवर्तन। यार, इस बार भी वोटिंग बहुत कम हुई। हाँ, समझ में नहीं आता कि लोग फ्री में मिले अपने इस हक का भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तू तो हर बार वोट करता है ना? हाँ, करता हूँ। तूने कभी नागा नहीं किया? हाँ, नहीं किया। अरे भाई, वोट देना मेरा फर्ज है और हक भी। हक की बात तो समझ में आती है, पर ये फर्ज कैसे हुआ? देख, वोट से सरकार के कामकाज का आकलन होता है। जो कैंडिडेट कामचोर या सिर्फ चोर होता है उसे वोट के माध्यम से बदला जा सकता है। इससे हर कैंडिडेट के मन में जनता का डर बना रहता है कि जब भी दोबारा वोटिंग होगी उसे हटाया जा सकता है, हटा दिया जाएगा। अरे यार, तू तो हर बार कहता रहता है कि नेता चोर हैं, लुटेरे हैं, देश और जनता को मूर्ख बनाते ही नहीं, उसे मूर्ख समझते भी हैं। पर तेरे वोट से आज तक तो कुछ बदला नहीं। अरे मैं तो कोई झूठ कहता हूँ? मेरा वोट काम करता है, नतीजा आने दे। इस बार भी तू देखना कि नेता बदल दिया जाएगा, जैसे कि पिछली बार बदला था। अरे भाई, नेता ही तो बदला जाएगा, उसका काम करने का ढंग और मंशा तो नहीं बदलेगी ना। वो सोच में पड़ गया, क्या ये सच है? और क्या इसीलिए लोग वोट देने नहीं निकलते? धन्यवाद मित्रों, ये दूसरी लघु कथा थी। आशा है आपको पसंद आएगी।